सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार, सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को नमस्कार। प्लीज वेलकम टू द पेवेलियन ऑफ गोपाल वर्मा। आप सभी का नमस्कार। तबीयत ज़्यादा ठीक ना होने के कारण मैं आपके सामने फिर भी हूँ, और तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है दोस्तों। वायरल होने की वजह से काफ़ी परेशानी है, पर फिर भी मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूँ। जितनी देर तक मुझसे हिम्मत होगी मैं आप लोगों के साथ मिलकर क्लास को आगे बढ़ाऊंगा। सभी आ जाइए दोस्तों। सो नाइस ऑफ यू। वेरी गुड। तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है, पर फिर भी मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू अर्जुन साहब, थैंक यू सो मच। सभी के सभी दोस्त आ जाएं फटाफट से, लाइव फिर बातें शुरू करेंगे पढ़ने के बारे में। थैंक यू सो मच। रेस्ट करूंगा बेटा, पहले आप लोगों को कुछ ना कुछ कराऊंगा ही। विजय साहब नमस्कार। जी अजय साहब, आपका कमेंट आ रहा है और दिल तक आ रहा है, बिल्कुल यहाँ आके टच हुआ है। ठीक है, और किसी का कोई सवाल है? थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच। सर जरा कमेंट सेक्शन को हटाएं, अब मुझे बातें करनी है अपनी पढ़ाई से रिलेटेड। लेडीज एंड जेंटलमैन, सभी को एक बार फिर से नमस्कार। मैं आपका गोपाल वर्मा आपके बीच वापस अपनी कहानी को समझाने के लिए आया हूँ। पिछली क्लास तक हम लोगों ने नाउन के बारे में समझने का काम किया, नाउन की अलग अलग बातें समझ में आ रही थी, और उस नाउन के डिस्कशन में आगे हम लोग पहुंचे नाउन की केसेस को लेकर, और नाउन का हम लोगों ने लास्ट डिस्कशन लिया था जिसे हम कहते हैं दोस्तों पोजेसिव केस। और आओ दोस्तों, इस केस के इस डिस्कशन के बाद एक अगली बातचीत को लेकर हम लोग समझना चाहेंगे, और वो बातचीत है हमारे नाउन की एक दूसरे हिस्से की बात, जिसे हम लोग अगर समझने की कोशिश करें तो इसको शायद हम लोगों ने यूनिट के नाम से जाना। नाउन के अंदर यूनिट का एक काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये यूनिट किस तरीके से बनी, कैसे कैसे इसने काम किया, एक एक करके इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। फाइन, ये काफी इंपॉर्टेंट सेंस है और बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। और जिन बच्चों को डाउट्स आते हैं वो 2 बार नहीं 10 बार 20 बार 50 बार वीडियो को देखें। जितनी बार आप देखोगे, जितने पेशेंस से देखोगे, उतना आपका फायदा है। क्लास में पढ़ते वक्त जितने भी बच्चे कमेंट्स पर लगे रहते हैं, उनका कोई कुछ भी नहीं उनको सिखा सकता। मैं ही क्या, साक्षात ब्रह्मा जी भी अगर आ जाएं तो उन्हें भी कोई नहीं सिखा सकता। ठीक है, आज मैं एक बहुत अच्छी बात पढ़ रहा था। अर्जुन का नाम सुना होगा आपने महाभारत से। अर्जुन के जो धनुष की अगर मैं बात करता हूं, तो अर्जुन के धनुष की अगर मैं बात करता हूं, तो अर्जुन का जो धनुष है बेसिकली उसे गांडीव कहा जाता था। ठीक है, तो वो गांडीव जो उनके पास था, वो उस गांडीव की रचना की थी ब्रह्मा जी ने, और ब्रह्मा जी ने करीब 1000 वर्ष तक उसका प्रयोग किया, और उसके बाद वो कई सारे लोगों ने धीरे धीरे प्रयोग में लाया, और आखिर में जाकर वो अर्जुन के पास पहुंचा। अगर आपके सामने ब्रह्मा जी भी आकर आ जाए ना, तो आपको नहीं समझा पाएंगे। आपकी हर एक प्रॉब्लम का सलूशन आपकी वीडियोस में अवेलेबल है। एक साक्षात इंसान हमसे पूछ रहा है, सर नाउन की जरा पीडीएफ के आंसर्स प्रोवाइड कर दीजिए। महाराज मैंने भी क्वेश्चंस पढ़ने भी नहीं सीखा, बेहोश हो रहे बेवजह, गलत जा रहे हो बेटा, समझो ध्यान से। प्रैक्टिस मैं कराऊंगा, जितनी प्रैक्टिस मुझे करानी मैं कराऊंगा। आंसर्स पर ज्यादा फोकस ना करें, चीजों को समझने की कोशिश करें। लेडीज एंड जेंटलमैन, यूनिट एक बहुत प्यारा सवाल पूछता है हम लोगों से, और इसके सवाल के आधार क्या है मैं एक एक करके चीजों को समझाना शुरू करूंगा। देखो दोस्तों, आपके एग्जामिनेशन में ना एक बहुत प्यारी चीज पूछी जाती है जिसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं?
फ्रैक्शन। अगर इस फ्रैक्शन को मैं समझने की कोशिश करूं तो फ्रैक्शन बेसिकली होता है क्या? फ्रैक्शन बेसिकली एक नंबर है एंड अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। मैंने क्या कहा? अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। ठीक है। और अगर इस नंबर की मैं बात करना चाहूं तो इस नंबर में जो ऊपर लिखा हुआ मिलता है बेसिकली उसे हम लोग कहने की कोशिश करते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे हम लोगों ने लिखा उसे बेसिकली हम लोग कहते हैं बच्चों डिनोमिनेटर। ठीक है। अब डिनोमिनेटर की बात अगर हम करें तो ये भी दो हिस्सों में बंट सकते हैं। न्यूमरेटर बताने की कोशिश हम करते हैं तो पार्ट्स, और डिनोमिनेटर बताने की अगर हम कोशिश करें तो टोटल। कुछ संख्या के अंदर हम कुछ हिस्से और टोटल हिस्से, इन दोनों की बात हम करें फ्रैक्शन की तरीके से। कहानी को समझने के लिए जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने एक फ्रैक्शनल डिस्क बनाना चाहता हूं, और ये फ्रैक्शनल डिस्क के कुछ हिस्से मैं आपके सामने अगर रखता हूं तो ऑब्जर्व कीजिएगा, ये फ्रैक्शन बनाने का काम हुआ। फ्रैक्शन कैसे बनाता है? जैसे मान लो हमारे सामने इन टुकड़ों के अंदर इस टुकड़े को मैंने थोड़ा सा हिस्से में बांट दिया। ठीक है, इसे हम कहते हैं शेडेड रीजन। क्या कहते हैं? शेडेड रीजन। अब इसके फ्रैक्शन को कैसे लिखा जाए? तो फ्रैक्शन को आप इस तरीके से लिखेंगे, टोटल 3 पार्ट्स हैं और एक का रंग मैंने भरा, तो ये हो गया हमारे सामने। अब इसे हम लोग इंग्लिश में ग्रामेटिकली कैसे लिखें? एक बात ध्यान रखना, फिर कह रहा हूं, नाउन के साथ साथ आप लोगों का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तैयार होना शुरू हो गया। काफी सारे टीचर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाम का एक टॉपिक पढ़ाते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कोई अलग से टॉपिक नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम लोग इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ साथ लेकर चलते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, ठीक है, इस बात को ध्यान से समझें। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अलग से कोई टॉपिक नहीं होता, ये सभी की सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर से ही निकाली गई एक चीज है। या तो सिलेक्शन के लिए रटने का अगर अंदाज अच्छा हो तो उठाओ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सारे नियम, टिप्स पे रट डालो, रट डालो। ये मेरे शब्द बहुत बुरे हैं, ठीक? या फिर समझ लो, और समझने के लिए दायरे हैं आपके सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज बच्चों मेरे सामने लिखा है ये। अब इसको लिखने के दोस्तों 2 तरीके हो गए। एक तो हो सकता है मेरे सामने मैं लिख रहा हूं 1/3, और एक हो सकता है हमारे सामने 1/3। अब अगर इन दोनों की मैं बात करूं तो इन दोनों में से मुझे कौन सी बात को सही मानना होगा, ये सोचने का, ये विचार करने का सवाल है। दोस्तों पहले इस फ्रैक्शन की कैटेगरी में समझा देता हूं, और सबसे पहले इस फ्रैक्शन को हम लोग कहने की कोशिश करते हैं यूनिट फ्रैक्शन। देख तो बच्चों मैंने क्या लिखा आपके सामने, यूनिट फ्रैक्शन। जब इस यूनिट फ्रैक्शन की हम बात करते हैं तो ये जो यूनिट शब्द है, यूनिट का मतलब ही इकाई है, एक है। इसका मतलब हमें समझना होगा, यूनिट बनाने के लिए जब हम न्यूमरेटर की संख्या रखते हैं 1, क्या रखते हैं? 1। न्यूमरेटर की संख्या 1 अगर हम लोगों ने रखा तो इसी के ठीक आने वाले जो भी हम डिनोमिनेटर की बात करते हैं वो डिनोमिनेटर इससे बड़ा होता है, और जो भी हम लोग डिनोमिनेटर लिखने की कोशिश करते हैं वो डिनोमिनेटर इस न्यूमरेटर से बड़ा हुआ। ठीक है बच्चों, और डिनोमिनेटर को भी हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं सिंगुलर, और आने वाली जो भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है वो भी हम लोग रखते हैं सिंगुलर। इस बात को ध्यान से समझें। यूनिट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन हुआ जिसके ऊपर अंश, हिंदी में हम कहते हैं न्यूमरेटर को अंश, और हिंदी में हम कहते हैं हर। ठीक है। अगर न्यूमरेटर की बात मैं करना चाहूं, यूनिट फ्रैक्शन में 1 रहती है, और ये इस डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा। लेकिन न्यूमरेटर सिंगुलर है तो सर डिनोमिनेटर भी सिंगुलर, और आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी हमारी सिंगुलर है। इस कायदे से अगर मैं चलना चाहूं तो 1 के साथ थर्ड, और थर्ड की वजह से ही सिंगुलर रहे, ये प्लूरल होने वाले दायरे खत्म हुए। ठीक है। इसी के जैसा एक दूसरा फ्रैक्शन आता है बच्चों, जिसे हम लोग कहने की कोशिश करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन की अगर हम बात करते हैं तो प्रॉपर फ्रैक्शन के नाम पर हम लोगों ने लिखने की कोशिश की एक छोटी सी बात, जरा पढ़कर देखें। ठीक है। अब इसको लिखने के 2 विचार आ सकते हैं। एक मैंने आपके सामने लिखा 2/3, और एक हम लोगों ने इसी के नाम पर लिखा 2/3। आगे अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो इज या फिर आर। पहले इस बात को समझने की कोशिश करना चाहूंगा मैं। 2/3 को अगर मैं देखना चाहूं तो ये हो गया 1+3 अपॉन 1+3। इसका मतलब ध्यान से देखना, ये सिंगुलर है या प्लूरल है? अगर मैं इसे ध्यान से देखता हूं तो ये प्लूरल है। अगर ये लिखी हुई बातचीत प्लूरल है तो इसका मतलब कहानी तो प्लूरल की तरफ चल पड़ी, हाँ या ना? तो इसका मतलब हमें ये समझ आता है, जब प्रॉपर फ्रैक्शन की हम बात करते हैं तो प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर 1 से ज्यादा होता है
और छोटा होता है डिनोमिनेटर से। जब न्यूमरेटर एक से ज्यादा हो ही गया है तो डिनोमिनेटर पर जो भी लिखा जाए वो कैसा होना चाहिए, प्लूरल। और आने वाली जो भी हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों वो भी कैसी होनी चाहिए, प्लूरल। लॉजिकली समझा हमने, 1/3 जमा 1/3 तब बना हमारे सामने, ठीक। तो इसका मतलब एक से ज्यादा होते ये भी प्लूरल हुआ और आने वाला जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो भी प्लूरल रही। दैट्स इट, ठीक। एक तीसरी तरह से फ्रैक्शन में हेल्पिंग वर्ब पूछी जाती है जिसे हम कहते हैं बच्चों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की हम बात करते हैं तो मैं इसके लिए छोटा सा सवाल आपके सामने लिखता हूं, थोड़ा ध्यान से देखें। फ्रैक्शन मैंने आपके सामने लिखा 5/3। अगर मैं इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करूं तो 5/3 को कैसे लिखा जाए, ये लिख दिया जी मैंने 5 और उसके बाद लिख दिया आपके सामने थर्ड, फिर से मैंने लिखा 5 और उसके बाद मैंने लिख दिया थर्ड्स। तो आगे क्या कहा जाए, इज या फिर आर, इसे समझना होगा हमें। अगर मैं ध्यान से देखने की कोशिश करूं तो मेरे दोस्तों यहां न्यूमरेटर एक से ज्यादा है, अरे हाँ है ना, और ये न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से भी ज्यादा है। कुल मिलाकर न्यूमरेटर एक से अगर ज्यादा हुआ तो डिनोमिनेटर भी रह गया प्लूरल और आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों वो भी कौन सी हुई, प्लूरल। तो 5 के साथ हमने जोड़ा थर्ड्स और आने वाली हेल्पिंग वर्ब के नाम पर जोड़ा आर। ठीक है जी, ये होगी बात हमारी, फाइन। यानी कि इन तीनों बातों से एक चीज समझ में, न्यूमरेटर 1 है तो डिनोमिनेटर भी सिंगुलर नाउन होता है और आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होती है। अगर मैं न्यूमरेटर को एक से ज्यादा लेकर चलता हूं तो सर हमारे पास डिनोमिनेटर भी प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल। अब यहां से एक अगली कैटेगरी का नाउन आता है हमारे सामने जिसे हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मैं आज आपको मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं, पर देखो जो बच्चों ध्यान से समझना, कुछ हमारे सामने नाउन के वो एलिमेंट्स हैं जो यूनिट की तरह यूज होते हैं। अभी मैं धीरे धीरे इसको डेप्थ में लेकर जा रहा हूं। मिक्स फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसी लिखे हुए 5/3 को अगर मैं चाहूं तो लिख सकता हूं 3, 1, 2। शायद ये गणित वाले अध्यापक ने आपको समझाया है कि मैथमेटिक्स में ये काम कैसे करता है। अब अगर इसको मैं ध्यान से देखने की कोशिश करूं तो इसको लिखने का आपके हिसाब से कौन सा तरीका है, 1 and 2 थर्ड, एक चॉइस, 1 and 2 थर्ड्स। आगे मैं कहना चाहूं इज या फिर आर, आप मुझे बताओ सर क्या करोगे बताओ जरा। चलो मैं एक बात और लिखने की कोशिश करता हूं। अगर मान लो मैं आपके सामने लिख रहा हूं 1, तो दो विचार हो सकते हैं, 1 and 1 10th, 1 and 1 10ths। आगे बताओ जनाब क्या कहोगे, इज या आर। ध्यान से सीखें समझें। अब अगर इसको थोड़े ध्यान से समझने की हम कोशिश करें तो बड़ी आसान होगी ये बातचीत। एक बार ध्यान से देखो चाहे मैं ये लिखूं चाहे मैं ये लिखूं, दोनों का मतलब ध्यान से समझने का कोशिश करें। अगर मैं इसकी बात करना चाहूं तो इसका इनफैक्ट मीनिंग मुझे समझ में आता है 1 + 2/3। यही इसका मीनिंग है, 1 + 2/3। इसका मतलब समझ आता है कि आप एक से ज्यादा को तो कंसीडर कर ही रहे हो भाई, हाँ है ना। आप एक से थोड़ा सा भी अगर ज्यादा होते हो तो वो सिंगुलर रहा या प्लूरल रहा, कॉमन सेंस की बात है, प्लूरल रहा। बात अगर प्लूरल होने की है तो 1 से थोड़ा सा भी आगे आप बढ़ते हो तो सब कुछ आपका प्लूरल रहा। वही बात यहां पर है। अगर मैं इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करूं तो सरकार इस 1 के आगे आप जैसे ही बढ़ते हो तो एक से थोड़ा सा भी आगे बढ़े तो हो तो गए एक से ज्यादा ही, और एक से ज्यादा होने का मतलब प्लूरल ही तो हुआ। और अगर प्लूरल हुआ तो प्लूरल होने का मतलब 1 and 1 tenths और आने वाली हेल्पिंग वर्ब क्या चुनाई। ठीक है बच्चों, यहां तक की बात समझ में आ रही है। फटाफट से एक बार इसे देख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा हटूंगा और वापस कहानी को आगे लेकर चलूंगा। चलिए, ये तो थी हमारी एक छोटी सी बात फ्रैक्शन की। यूनिट के और भी दायरों पर हम लोग काम करना शुरू करेंगे। यूनिट के अगले दायरों पर थोड़ा थोड़ा करके काम शुरू करते हैं। आप आराम से वीडियो को पॉज करें, देखें, समझें। ठीक है बच्चों,
क्योंकि एक बच्चे ने बहुत प्यारी बात लिखी है, सर आप लिखने का टाइम साथ साथ ना दें, कहानी को चलते रहने दें। हम सिर्फ सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, साथ साथ समझना चाहते हैं। रही बात हमारी लिखने की, हमारे पास पूरा समय होता है और हम जितना चाहें आराम से 50 बार देखें वीडियो, समझ सकते हैं। साथ साथ लिखने में टाइम वेस्ट ना कराएं। मुझे बहुत अच्छा सजेशन लगा, आई रियली अप्रिशिएट दैट स्टूडेंट, फाइन। मैं आपके सामने कुछ सवाल लिख रहा हूं मेरे दोस्तों, साथ साथ इन बातों को ध्यान से देखें। लिखने की आवश्यकता नहीं है, करेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, पर ध्यान से इनको समझने की कोशिश करें। फाइन, ठीक है। मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं डियर स्टूडेंट्स, अटेंटिवली एक बार इन्हें थोड़ा ध्यान से देखें। प्लीज लिखने का काम रोकें और इन बातों को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें। अब इन लिखी हुई बातचीत को ध्यान से समझने की कोशिश करें और यहां पर एक बातचीत शुरू होती है जिसे हम लोग दो शब्दों से बांट कर चलेंगे। एक हमने कहा डेफिनेट, एक हमने कहा इनडेफिनेट। इन शब्दों की भी वजह है और इन शब्दों की वजह आगे के दो टॉपिक्स में हम लोगों को समझ आएगी। मेरा किसी भी शब्द को लेकर अगर कोई भी चीज इग्नोर करना है तो उसकी वजह है कि इस शब्द विज्ञान को आगे किसी टॉपिक से हम लोग रिलेट करके डिटेल में, डेप्थ में समझेंगे। और जितना चीजों को हम लोग सिस्टमैटिक समझे उतनी हमेशा याद रहती हैं। उलझ कर सीखना है कि बात मैं कर रहा हूं कुछ और बता रहा हूं कुछ और कहीं और लेकर चला जाऊं, तो भैया ऐसे मोक्ष नहीं मिलेगा। फाइन, ये एक बहुत सिस्टमैटिक तरीका है। नाउन है तो नाउन तक सीमित रहें, बाकी अगर नाउन के अलावा मैं एडजेक्टिव का नाम लूंगा, उसका फंक्शन मुझे नहीं पता, तब आएगा तब बात करेंगे। दो शब्दों की मैं बात करना चाहूंगा। एक मैंने कहा डेफिनेट, और एक मैंने कहा इनडेफिनेट। दोनों शब्दों को ध्यान से समझना। एक मैंने कहा डेफिनेट और एक मैंने कहा इनडेफिनेट। अगर मैं आपके सामने कहता हूं 2000 किताबें, मैंने कहा 2000 किताबें खरीदी गई, ये डेफिनेट है या इनडेफिनेट है? बिल्कुल ठीक कहा, डेफिनेट। अब इस डेफिनेट के दायरे को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैंने आपके सामने एक शब्द का जिक्र किया।
इसे हम डेफिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? डेफिनेट कहते हैं। डेफिनेट कहने का ताल्लुक क्या हुआ? मैं अगर आपके सामने कहूं 10,000 किताबें खरीदी गई, डेफिनेट हुआ। डेफिनेट होने की वजह क्या है? डेफिनेट होने की वजह हमें समझ में आती है कि जो भी हम बोल रहे हैं उसमें सबसे पहले हम लोगों ने कहा न्यूमरल। क्या कहा? न्यूमरल। न्यूमरल हम कहते हैं जब अंकों को शब्दों में लिखते हैं। इसी को अगर मैं कहूं तो बच्चों ये नंबर नेम हुआ। क्या हुआ? नंबर नेम हुआ। न्यूमरल के ठीक बाद अगर हम समझने की कोशिश करें तो आगे लिखा यूनिट। क्या लिखा बच्चों? यूनिट। इस यूनिट के ठीक बाद अगर मुझे लिखा मिलता है नाउन या फिर अगर लिखा मिलता है एडजेक्टिव, तो नियम ये कहता है कि इस न्यूमरल और इस लिखे हुए आगे शब्द के ठीक बीच आई हुई इस यूनिट को हम हमेशा सिंगुलर रखते हैं। वजह क्या है? यहां के बाद समझ आएगी। ठीक है बच्चों, इस यूनिट को हम हमेशा सिंगुलर रखते हैं। फाइन। अब इस कायदे से अगर मैं चलता हूं तो सेंटेंस 1 पर आ जाएं। लिखा है शी सॉ अ 6 feet स्नेक। 6 अपने आप में हुआ न्यूमरल, फीट अपने आप में हुआ यूनिट, और आगे ये जो भी लिखा है हमारे सामने नाउन। तो इन तीनों के तीनों शब्दों के बीच में जो भी ये यूनिट आ रही है इसे हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं सिंगुलर। वजह क्या है? वहां जाकर समझ आएगी, उससे पहले कहना सोचना सब बेकार है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आए। लिखा है ही बॉट 10 inches पाइप्स। अगर मैं कहूं तो ये न्यूमरल हुआ, इंचेस यूनिट हुआ, आगे लिखा ये नाउन, तो बीच में आई हुई यूनिट को हम हमेशा सिंगुलर लेकर चलते हैं, इसको प्लूरल बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगले सेंटेंस पर आए तो देखने पर समझ आया राखी स्पेंट 10 रुपी। तो आप लोगों ने सोचने की कोशिश की, 10 तो न्यूमरल हुआ, आगे यूनिट हुई, आगे तो कुछ लिखा ही नहीं है। अरे हाँ है ना। यहां से इस डेफिनेट के दूसरे दायरे पर हम चलना शुरू करते हैं और डेफिनेट का एक दूसरा दायरा हमारे सामने आता है जिसकी शुरुआत में हम लोगों को लिखा मिला न्यूमरल। न्यूमरल के ठीक बाद हम लोगों ने लिखने की कोशिश की यूनिट, लेकिन इस यूनिट के बाद कोई तीसरा शब्द लिखा हुआ नजर नहीं आया। अब इस यूनिट की अगर मैं बात करना चाहूं तो दोस्तों इस यूनिट के अपने 2 रूप बट गए। एक रूप हमें जिसे जानने की कोशिश करनी है, कॉम्पैक्ट। क्या लिखा? कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट हम उस शब्द को कहते हैं जिसका अर्थ अपने आप में पूर्ण हो। ध्यान से सुन लें, जिसका अर्थ अपने आप में पूर्ण हो या फिर विच कन्वेज अ कंप्लीट मीनिंग। जिस यूनिट का अपने आप में मीनिंग कंप्लीट है उसे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। अगर उसका मीनिंग अपने आप में कंप्लीट है तो ऐसे लिखे हुए शब्दों के साथ हम एस या ईएस सफिक्स करते हैं। ऐसे कौन कौन से शब्द हैं? ध्यान से देखें। मैंने लिखा डे, मैंने लिखा मंथ, मैंने लिखा वीक, मैंने लिखा रुपी। बात समझ में आ रही है? मैं अगर इसी की जगह लिखने की कोशिश करूं डॉलर एटसेट्रा, ये सभी के सभी वो शब्द हैं जिनका मीनिंग अपने आप में कंप्लीट है। दूसरे तरीके से समझो, अगर मैं आपसे कहने की कोशिश करूं मुझे 10 रुपए दो, गिव मी 10 रुपीज, तो आप मुझे 10 अमरूद दोगे? नहीं, आप मुझे 10 रुपए दोगे, क्योंकि 10 रुपए को किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। कॉम्पैक्ट हम उस यूनिट को बोलते हैं जिसका अर्थ अपने आप में पूर्ण हो, एक ऐसी यूनिट जिसको किसी भी तरह के एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं हो। पहली बात ये समझ आई। दूसरी बात को लेकर चलते हैं। इसी की एक दूसरी यूनिट होती है जिसे हम लोग कहने की कोशिश करते हैं नॉन कॉम्पैक्ट। अब नॉन कॉम्पैक्ट का मतलब हमें वो समझ आना है, नॉन लगते ही प्रीफिक्स तो समझ में आ गया, जिसका अर्थ अपने आप में पूरा नहीं हो, यानी कि इसको अर्थ बनाने के लिए किसी तरह के एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। अब ऐसे शब्दों की अगर मैं बात करता हूं तो इनके साथ हम कभी भी एस या ईएस को सफिक्स नहीं करते। ऐसे शब्दों में अगर हम कहें तो 100, 1000, डजन, फुट। मैं अगर कहना चाहूं इंच, मैंने एक शब्द लिखा रिम, यूनिट ऑफ 500। मैं अगर कहने की कोशिश करूं स्कोर इज ए यूनिट ऑफ 100। तो इस तरह की जो भी हमारे सामने यूनिट्स आती हैं बच्चों, इन यूनिट के अंदर कभी मीनिंग कंप्लीट नहीं होता। बड़े ध्यान से सुनो, मैंने आपको कहा गिव मी 10 रुपीज, आप मुझे 10 रुपीज दोगे? अरे हाँ है ना। अगर मैं कहना चाहूं गिव मी 10,000, तो आप लोगों के दिल में सवाल उठेगा 10,000 क्या? रुपीज? अरे हाँ है ना। ड्रेसेस? हाँ है ना। मोमेंट्स? क्या चीज मांग रहे हो सर 10,000 के बाद क्या? तो ये अपने मीनिंग को लेकर कंप्लीट नहीं, इसीलिए हम इनको नॉन कॉम्पैक्ट कहते हैं, इनका प्लूरल नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर 4 पर दिमाग लगाएंगे मेरे साथ। शेखर स्पेंट 3 डे,
डे अपने आप में एक स्पेसिफिक मीनिंग कन्वे कर रहा है, तो यूनिट से पहले न्यूमेरल या यूनिट कॉम्पैक्ट प्लूरल बनाए। शी राखी स्पेंट 10 रुपी, 10 न्यूमेरल हुआ, रुपी यूनिट हुआ। अब इसका मीनिंग अगर कॉम्पैक्ट कैटेगरी में है तो प्लूरल बनाए। मैंने लिखा शी सोल्ड 2 डजन्स, अब ये पता ही नहीं सर उसने 2 दर्जन बेचा क्या है। अगर न्यूमेरल और ये नॉन कॉम्पैक्ट यूनिट हुई तो इसका प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं है। अब इसका मीनिंग कैसे क्रिएट करना है वो हमें समझना है थोड़ी देर के बाद। करण स्पेंट 3000, अगर मैं देखूं तो ये हुआ हमारे सामने न्यूमेरल, और थाउजेंड्स की अगर मैं बात करता हूं तो नॉन कॉम्पैक्ट का प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं है। यहां तक तो बात हमने जो भी की है दोस्तों वो बात है हमारे डेफिनेट कैटेगरी की। अब मैं इस यूनिट से थोड़ा आगे लेकर चलता हूं। मैं अगर आपके सामने कहूं 10,000 रुपए खर्च हुए, बातचीत अपने आप में कौन सी हो गई भाई? डेफिनेट। मैं अगर इसके 10 को हटाकर आपसे पूछूं 1000 रुपया खर्च हुआ, या फिर कहूं हजारों रुपए खर्च हुए, 2 सेंटेंस मैंने बोले आपके सामने। फिर से बदल कर कहता हूं, लाख विद्यार्थी ने फॉर्म भरा, एक सेंटेंस। मैंने कहा लाखों विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा, दोनों में से कौन सा ठीक है? यानी कि सेकंड सेंटेंस को ही आप एप्रोप्रिएट मान रहे हैं। फाइन। अब अगर इसे थोड़ा ध्यान से देखें हम, तो यहां से हमारी दास्तान शुरू होती है इंडेफिनिट यूनिट की। और इंडेफिनिट यूनिट का मतलब समझ आता है, जब हम इस यूनिट के दायरे से न्यूमेरल को हटाते हैं तो हमारे सामने जो आती है सेकंड एस्पेक्ट की इंडेफिनिट। कौन सी आई बच्चों? अब इंडेफिनिट कहने का मतलब ये समझ आया कि सर संख्या हटा दो तो अनिश्चित हो गई बातचीत। इस मामले में हम सबसे पहले लिखते हैं यूनिट, आगे लिखा हमने ऑफ, और उसके ठीक बाद हम लोगों ने लिखा नाउन। बड़े ध्यान से सुने, मैंने आपको कहा 10,000 किताबें खरीदी गई, कोई दिक्कत नहीं। 10 को हटाकर अगर मैं कहूं तो क्या कहा जाए? 1000 किताब खरीदी गई या हजारों किताबें खरीदी गई। दूसरा सेंटेंस ठीक हुआ। इसका मतलब इस तरह की यूनिट भी हम लोग कैसी रखते हैं? प्लूरल। इस तरह का नाउन भी हम कैसा रखते हैं? प्लूरल। तो बच्चों आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी कौन सी हो गई? प्लूरल। अब इस लिखे हुए सेंटेंस में देखते हैं, ध्यान से लिखा है 100, सर न्यूमरल नहीं है तो यूनिट को कैसा रखोगे? भले ही ये यूनिट नॉन कॉम्पैक्ट कैटेगरी में लिखी है, लेकिन अगर संख्या नहीं है तो सब कुछ प्लूरल है, सब कुछ प्लूरल है। आगे लिखा है शॉप, इसका भी प्लूरल बनाया, तो जब बात ही प्लूरल की हो गई तो आगे क्या कहना चाहिए? आर। ठीक है। सेंटेंस नंबर 8 की मैं बात करना चाहूंगा। लिखा है थाउजेंड्स, आगे लिखा है लेटर्स, बात हो गई प्लूरल की तो हो गया मामला आपकी तरफ से प्लूरल सेट। अगले क्वेश्चन की मैं बात करना चाहूंगा। लिखा है मेरे सामने लैक्स, थाउजेंड्स, स्टूडेंट्स, आगे क्या कहना है? ठीक है जी। अब अगर इस लिखे हुए सेंटेंस को मैं थोड़ा ध्यान से देखूं तो लैक्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स है, बात अपनी जगह, यहां तक तो बिल्कुल ठीक कर दी हमने। अब एक बार बड़े ध्यान से सोचने की कोशिश करो। भारतीय संख्या पद्धति, इंडियन नोटेशन सिस्टम या इंडियन नंबर सिस्टम को अगर मैं ध्यान से समझूं तो उसमें हम लोगों को एक कायदा सिखाया गया। कैसा? ध्यान से समझें। हम लोग हिंदी में इस संख्या पद्धति को सीखे और उसमें बातचीत आई हमारे सामने इकाई, दहाई, हाँ हाँ, शाबाश, ओ हो, ओ बेटे मजा आ गया, आग लगा दोगे। इस बात को समझें। एक बार फिर से मेरे साथ समझने की इंग्लिश में बात करते हैं। वंस, टेंस, हाँ हाँ हाँ, ओ हो, ए हे, आहा। सर आप इस नोटेशन सिस्टम में हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में चलते हो। किस में चलते हो? असेंडिंग। और असेंडिंग का मतलब छोटी, बड़ी, 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 उसके बाद बड़ी। तो इसका मतलब इंडेफिनिट के अंदर हम हमेशा अगर एक से ज्यादा यूनिट हमें लिखी हुई मिले तो हम उसे मेंटेन करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हुआ कि स्मॉल का जिक्र हम पहले करते हैं और बड़ी यूनिट का जिक्र बाद में करते हैं। तो लिखे हुए क्वेश्चन नंबर 9 में लैक्स पहले आना चाहिए, थाउजेंड्स पहले आना चाहिए। पहले छोटी यूनिट का जिक्र हो थाउजेंड्स और उसके बाद आना चाहिए आपका लैक्स। ये क्वेश्चन पेपर बार बार पूछता है। फाइन। चलो अब यहां से एक अगली यूनिट की तरफ मैं बढ़ना चाहूंगा, जो यूनिट तो नहीं है पर यूनिट की तरीके से इसे हम यूज करते हैं और इसका नाम लिखा मैंने आर्बिट्रेरी यूनिट। बोलकर सुना दो जरा, आर्बिट्रेरी यूनिट।
ये एक ऐसी यूनिट होती है जो यूनिट तो नहीं है पर मनमाने ढंग से इसे यूनिट मान लिया गया है। जैसे हम कभी कभी बातचीत में घर पर बैठे हूं तो बातचीत के वक्त हम इन शब्दों का यूज करते हैं और हम कहते हैं ग्लास भर पानी पिलाओ। अब बड़े ध्यान से सुनो, ग्लास भर पानी पिलाओ। बच्चों, ग्लास का साइज कहीं पर फिक्स नहीं है, अलग अलग तरह के ग्लास के साइज हैं, अलग अलग तरह के ग्लास के साइज हैं। कौन से साइज से पानी पिए ये हम कह नहीं सकते। मैं अगर कहूं चम्मच भर चीनी दो, चम्मच के साइज अलग अलग है, हाँ या ना? तो चम्मच के साइज अलग अलग है तो यूनिट तो तब होती है जब इसे हम इकाई कहते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड निकलता है इससे, हाँ या ना? जैसे अगर मैं कहूं मीटर एक स्टैंडर्ड यूनिट है, हाँ या ना? मेजर करोगे इसके अंदर आपके सामने 100 सेंटीमीटर लिखे हुए मिलेंगे। कुछ कायदा आप लोगों को गणित के अध्यापक ने सिखाया, लेकिन कुछ ऐसी यूनिट होती है जो यूनिट ना होकर उन्हें मनमाने ढंग से यूनिट मान लिया गया। आप इनकी शक्ल देखोगे बड़ा अच्छा लगेगा। ऐसी यूनिट की अगर हम बात करते हैं, अगर ऐसी यूनिट की हम बात करते हैं तो लिखा हुआ हमने एक शब्द हैंड, हमने लिखा एक शब्द मग, कहना चाहे तो मैंने लिख दिया माउथ, एक और शब्द लिख दिया स्पून, अरे हाँ ना, एक शब्द और मैंने आपके लिए लिख दिया बाउल। देखो कितने ही शब्द आप लिख लो, ये सभी के सभी नाउन हैं। फाइन, इन सभी के सभी शब्दों के साथ आप सफिक्स करने की कोशिश करते हैं FUL। क्या कहा? FUL। अब देखो इनको जोड़ना चाहे हैंडफुल, मगफुल, माउथफुल, स्पूनफुल, बाउलफुल एटसेट्रा, कोई भी शब्द हमारे सामने हो सकता है। लेकिन जब आप इनको प्लूरल बनाने की कोशिश करें तो प्लूरल बनाने के लिए हम कंपाउंड के आखिर में एस को जोड़ते हैं, ठीक है ना जी? इनका अलग अलग कोई अर्थ नहीं निकलता। अब इसको लेकर बहुत सारे विचारक हैं जो बेहोशी फैलाते हैं, कृपया किसी की बेहोशी में ना आए। जो आपको ये बता रहा हूं मैं ये ऑथेंटिक है। फाइन, क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करना चाहूं, 2 स्पूनफुल्स मिल्क। देखो बच्चों ये डेफिनेट कैटेगरी से काम कर रहा है। न्यूमरल सबसे पहले आया, यूनिट इसके बाद आ रही है और इसके बाद आ रहा है नाउन हमारे सामने, तो इसको तो हमें सिंगुलर ही रखना है। पहली बात समझ आ गई अपनी। क्वेश्चन नंबर 11 पर आए तो लिखा है हैंडफुल ऑफ सोल्जर, तो सर संख्या हटते ही बात होगी इंडेफिनिट, यूनिट होनी चाहिए प्लूरल, तो प्लूरल होने की बातचीत होनी चाहिए हमारे सामने हैंडफुल्स। आगे हमने कहा सोल्जर्स, बात अगर प्लूरल हो गई तो हैव को हटाकर, हैज को हटाकर क्या लिखा जाना चाहिए? हैव। ठीक है बच्चों, एक बार इसको थोड़ा ध्यान से यहां तक देखें फिर आगे चलते हैं। इसी बीच एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, आप लोगों का करियर विल ऐप है, ठीक है बच्चों? तो आप लोग अपने करियर विल ऐप पर जब भी क्लास की रिलेटेड बात देखेंगे तो आप लाइव क्लास पर आएँ, और आपका इंग्लिश स्पेशल 9 है, इसी के ऊपर आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ नोटिफिकेशन क्लास का पूरा शेड्यूल लिखा हुआ है, देखो सारा का सारा। लेकिन आप इसके ऊपर वाले हिस्से पर आओगे ना भाई साहब, तो यहाँ लिखा क्लास टाइम 8:30 to 10 PM, ठीक है? और ये लिखा है तो इसका मतलब क्लास होगी। और यहाँ लिखा हुआ मिलता है, जैसे कल अचानक से मेरी तबीयत खराब थी, तबीयत आज भी ज़्यादा ठीक नहीं है, शायद आप महसूस कर पाएंगे, तो यहाँ लिखा हुआ मिलता है कि क्लास ऑफ है या नहीं है, ABCD कोई भी रीज़न है। इस बात को लेकर आप डाउट जोन में या EGV डाउट या जो भी आपका ग्रुप है उसमें लिखते हैं तो बड़ा अजीब लगता है। मैं नहीं सर, हज़ारों की संख्या में बच्चों का दिमाग खराब होता है, पढ़ने की बजाय वहाँ पर बिना बात का रायता फैलता जाता है, ठीक है? इसी वजह से टीम आपको ब्लॉक करती है, डिलीट करती है। प्लीज़ आप उससे बचें, यहाँ पर अपना इस दिमाग का यूज़ करें बच्चों, और यहाँ लिखी भी मिलेगी सारी कहानी। फाइन, दूसरी बकवास का इलाज कर देता हूँ, यहाँ नोट्स आपके अपलोडेड हैं। आप PDF बार बार मांगते हैं, PDF के लिए आपको लाल किला जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ PDF की लिस्ट अब आपकी धीरे धीरे चढ़ती चली जाएगी, ठीक है बच्चों?
एकदम से सारी पीडीएफ का अगर हम लोगों ने वार कर दिया आप परेशान हो जाओगे। फाइन। जैसे मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ, एक दूसरा बैच है आप लोगों से पहले जो चल रहा है, आप देख भी सकते हैं, शायद सभी समझदार लोग हैं। यहाँ पर नोट्स की ये लिस्ट चढ़ी हुई है, ठीक है बच्चों। तो दुनिया भर की पीडीएफ बच्चों के लिए तैयार होती हैं, वो सीक्वेंस में डलती चली जाती हैं। आप ढूंढते कहीं और हो, मूर्खानंद घोषित होते, मुझे बड़ी घबराहट होती है आपको देखकर, ठीक है बच्चों। तो समझदारी का काम करें। और कई बार देखने को मिलता है कि एक ही बात को हजारों बार बोलने के बाद भी लगता है कि शायद वो कमी रह गई। यूनिट के दो दायरे हम लोगों ने समझने की कोशिश की, एक फ्रैक्शन और एक डेफिनेट और एक हमने इनडेफिनेट। इस बात के पीछे के राज क्या है ये हमें आगे पता चलेंगे जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में थोड़ा आगे बढ़ेंगे। कोई भी बच्चा अगर किसी भी दूसरे स्टूडेंट को ग्रुप से पर्सनल टेक्स्ट करता है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा किसी की बातचीत में कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तुरंत ब्लॉक करें, तुरंत स्पैम रिपोर्ट करें, ताकि उस इंसान का टेलीग्राम परमानेंट बंद हो जाए, ठीक है जी। क्योंकि किसी भी तरह की कोई भी नॉनसेंस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई भी पर्सनल आपको मैसेज करके परेशान करे, किसी भी बच्ची को या कोई भी लड़के को अगर कोई भी परेशान करता है, तुरंत ब्लॉक करें, रिपोर्ट करें। टेलीग्राम तुरंत उसके अकाउंट को ही डिलीट कर देता है। क्योंकि हम सिर्फ पढ़ने पढ़ाने के लिए जुड़े हुए एक दूसरे के साथ, इसलिए नहीं कि हम यहाँ पर फ्रेंडशिप के खेल खेलें, हम यहाँ पर बातें दूसरी तरफ लेके जाए, बिल्कुल नॉनसेंस लगता है। पढ़े लिखे समाज को ये अच्छा नहीं लगता। चलिए मेरे दोस्तों, थोड़ी बात आगे लेकर चल लेता हूं। यूनिट का एक तीसरा डायरेक्शन पर काम करते हैं और इस डायरेक्शन को हम कहते हैं अवध से पहले। बच्चों बोलकर सुनाओ जरा, अवध से पहले। कान में अपने हेडफोन्स लगाएं, जो चीज मैं आपसे बुलवाना चाह रहा हूं उसे बोलते रहें। दोस्तों ये मैंने लिखा है, क्या पढ़कर सुनाए जरा, अवध से पहले। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करना चाहूं तो ए से तैयार हो गई हमारी चीज एक प्यारी सी अमाउंट, W से हमने तैयार किया वेट, D से हमने तैयार किया डिस्टेंस, H से हमने तैयार किया हाइट, S की हमने बात की स्पीड, P की हमने बात की पीरियड ऑफ टाइम। एक बार दोस्तों मेरे साथियों, एक बार मेरे साथ मिलकर रिवाइज करें। बड़ी प्यारी चीज लिखी हमने। A का मतलब अमाउंट, W का मतलब वेट, D का मतलब शाबाश, H वेरी गुड, बोल रहे हैं कुछ बच्चे, बहुत अच्छी बात। S का मतलब, P का मतलब। जब इनकी हम बातचीत करना चाहें तो इनके दो तरीके से फंक्शन सामने आते हैं। एक फंक्शन कहलाता है यूनाइटेड सेंस। क्या लिखा दोस्तों हमने, यूनाइटेड सेंस। यूनाइटेड सेंस का मतलब होता है जब हम चीजों को इकट्ठे मिलाकर बताने का काम करते हैं। यूनाइटेड सेंस, जब हम चीजों को इकट्ठे मिलाकर बताने की कोशिश करते हैं। और इस तरीके की बातचीत में हम हेल्पिंग वर्ब मेंटेन करते हैं हमेशा सिंगुलर। फिर कह रहा हूं, नाउन के साथ साथ आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चालू हो चुका है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अलग से कोई टॉपिक नहीं होता। फाइन। चलिए एक दूसरी बातचीत को अगर मैं लेकर चलना चाहूं तो हो गई डिवाइडेड सेंस। और डिवाइडेड का मतलब होता है जब हम इसको अलग अलग हिस्सों में बांटकर समझना चाहें। देखो कायदे से समझेंगे, बड़े ध्यान से देखें। मान लो मैंने आपके सामने कहा 10,000 रुपीज इज आर इन माई पॉकेट। इस क्वेश्चन के भी रीजंस हैं, हम एक एक रीजन को समझेंगे मेरे बच्चों। अभी नाउन है, ये फाउंडेशन का काम कर रहा है। कोई भी मकान अगर बना हुआ है, कोई भी बिल्डिंग अगर बनी हुई, तो उसकी नींव कभी दिखाई नहीं देती, पर नींव के आधार पर ही पूरी बिल्डिंग तैयार होती है। अगर नींव ठीक से समझ आ जाए तो भैया कहानी आगे समझ आएगी। ये तो एक आधार है, नाउन आधार है। अगर नाउन को हम लोगों ने नाउन की तरह सीखना है, बेहोशी वाले सवाल नहीं, ये कैसे वो कैसे, तोता उड़ मैना उड़, बेहोशी आ जाएगी। यहां पर मेरे सामने लिखा है 10,000 रुपीज, ठीक है भाई। अब अगर मैं इस बात को आगे लिखता हूं, इज आर इन माई पॉकेट, बात अगर पॉकेट की है तो इसका मतलब 10,000 रुपए इकट्ठे किए और मैंने पॉकेट में रख लिए। अगर पॉकेट में हम लोगों ने इसे रख लिया तो बातचीत सिंगुलर हो गई हमारे सामने। अरे भाई हाँ है ना। अगर मान लीजिए मैं इसी लिखे सवाल के अंदर यहां पॉकेट हटाकर और पॉकेट्स रख दूं तो पॉकेट्स एक से ज्यादा हुई, एक, दो जेब, दो पीछे जेब। इसका मतलब क्या हुआ, डिवाइड कर दिया, पैसे को डिवाइड कर दिया। तो इस पॉकेट्स की वजह से हम शायद किसको चुनते हैं बात समझ में आ गई। चलो मैं एक और सवाल फिर से लिख लेता हूं। मैंने आपके सामने कहा
10,000 rupees is our saved today. मैं अगर इस लिखे हुए सेंटेंस की बात करना चाहूं तो भैया क्या कहोगे बताओ। अब अगर आप लोगों के सामने लिखा हुआ है सेव, तो सेव का मतलब बचा लिए, अगर बचा लिए तो इसका मतलब क्या हुआ, इकट्ठे रखे हुए हैं। लेकिन अगर मान लो यहीं पर ही सेव्ड को हटाकर और मैं अगर लिखा हुआ देखता हूं सेंटेंस के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड, तो डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या हुआ, अरे डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बांटना, अलग अलग हिस्सों में बंटती चली गई चीज, हाँ या ना। आज फिर एक अगली बात से लिखते हैं। मैं अगर कहूं, मान लीजिए इसी के साथ साथ ही छोटी सी बात कहना चाहता हूं, मान लीजिए वेट की मैं बात करता हूं, फाइन। जैसे अगर किसी इंसान की वेट की मैं बात करता हूं, मान लीजिए 65 kilograms is are his weight. अब एक बात बताओ सर, कोई भी इंसान जब इंसान अपना एक वजन बताने की कोशिश करता है, तो अगर मान लो मैं अपना वजन बताऊं, अपना वेट बताऊं, तो क्या मैं अपना वेट इस तरह से बताऊंगा, देखो भाई ये जो मुंडी है ये 6 किलो की है, ये हाथ 2.5 किलो का है, चन्नी बाबू मेरा धड़ 32 किलो का है। नॉनसेंस है। वजन आप बताते हो तो सिर से लेकर पैर तक इकट्ठा ही बताते हो, यूनाइटेड सेंस। इसीलिए क्या ओपिनियन फिक्स किया हम लोगों ने, भाई बात समझ में आ गई, हाँ है ना। एक और सेंटेंस लिखता हूं, मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, 5 miles इज, पेपर ने दिया ये सवाल, कवर्ड ऑन फूट। अब मेरे सामने सवाल लिखा 5 miles इज आर कवर्ड ऑन फूट। अब मेरे भाई साहब आप लिख रहे हैं पैदल चलकर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो कौन सी बात ठीक हुई, अरे ठीक है। अगर मान लो इसी के साथ मैं आगे जोड़ देता हूं बाइसिकल, तो बातचीत अगर 2 हिस्सों में बांटकर चलती रही तो बात 2 हिस्सों में बट गई, तो किस कैटेगरी से जुड़ गई, आर। ठीक है, मेरे साथ मिलकर एक बार फिर से रिवाइज करें। ए से क्या हुआ, अमाउंट, डब्ल्यू वेट, D4 डिस्टेंस, H हाइट, S स्पीड, P4 यूनाइटेड सेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब, डिवाइडेड सेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब। फटाफट से एक बार इसे देख लें प्लीज, फिर कहानी लेके चलते हैं आगे। मुझे लगता है आप लोगों ने यहाँ तक की बात को देख लिया होगा। दोस्तों ये दायरा है हमारी इस यूनिट का, और इस यूनिट से जुड़ेंगे कई सारे बेहतरीन सवाल, उनको हम लोग धीरे धीरे समझने का काम करेंगे। ये तो फाउंडेशन की बात थी लेडीज एंड जेंटलमैन। आगे लेके चलते हैं एक अगली बात को। चलिए मेरे दोस्तों, थोड़ी सी बात को लेकर आगे मैं लेकर चल लेता हूं, और एक नाउन का डिस्कशन और आता है हमारे सामने। और नाउन का ये जो डिस्कशन है भैया, इस नाउन के डिस्कशन में हम थोड़ा सा वोकैबुलरी वाले सेक्शन पर काम करते हैं। आपका नाउन अलग अलग दायरों पर सवाल पूछता है। आपका नाउन सबसे पहले काउंटेबल अनकाउंटेबल के बेसिस पर सवाल पूछता है, जेंडर डिटर्मिनेशन पर सवाल पूछता है, जेंडर को कैसे डिटर्मिन किया जाता है। फिर आप लोगों का एक सवाल पूछा जाता है केसेस को लेकर, इसमें सबसे ज्यादा सवाल घूमते हैं आपके पोजेसिव केस को लेकर। उसके बाद एक अगला सवाल हमसे पूछा जाता है यूनिट के बेसिस पर, जिसको भी अभी हम लोगों ने कवर किया। अब नाउन का एक सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है जो हमारा वोकैबुलरी का सेशन है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इसे ध्यान से सुने और समझें। पिछली क्लासेस की सारी बातों को चैलेंज करता हुआ मैं जाऊंगा, थोड़ा थोड़ा करके समझें। हम लोगों ने एक बात सीखी थी, अनकाउंटेबल नाउन। क्या सीखा था, अनकाउंटेबल नाउन। फिर से बोलना, अनकाउंटेबल नाउन। जब हम इस अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं तो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर रहते हैं। कैसे रहते हैं, सिंगुलर। और सिंगुलर होने की वजह से इसके साथ हम लोग कभी भी एस या ईएस नहीं जोड़ते, है ना। लेकिन अगर मान लो फिर भी हम इस अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस या ईएस अगर जोड़ते हैं तो क्या होगा, तो जो भी होगा वो बड़ा खूबसूरत होगा, क्योंकि इसके अंदर जो भी इसका बेसिक मीनिंग है, आधारभूत अर्थ है,
पूरी तरीके से बदल जाएगा। बेसिक मीनिंग चेंजेस, यू गॉट माय पॉइंट। जो इसका मूल अर्थ है वो बदल जाता है। जैसे अगर मैं कहूं नो पेन नो गेन, तो बच्चों इस पेन की अगर मैं बात करता हूं तो पेन का अर्थ हुआ एक, दर्द। लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल पर आपको पेन लेने की जरूरत है, दर्द लेने की जरूरत है। मैं आपके लिए पेन ले रहा हूं, नहीं, पेन नहीं ले रहा, मैं आपके लिए दर्द नहीं ले रहा, मैं आपके लिए पेन्स का मतलब हुआ स्ट्रगल नहीं तो इसी को एफर्ट्स भी कह दिया जाता है। फाइन। ऐसे कई सारे शब्द हैं जो हैं तो अनकाउंटेबल, प्लूरल बनाते ही इनका आधारभूत अर्थ बदल जाता है। फाइन। जैसे अब मैं कई सारे शब्दों की बात करना चाहूंगा। एक शब्द हम लोगों ने अनकाउंटेबल कैटेगरी में लिखा था, मनी। इसे हम लोग कहने की कोशिश करें तो वेल्थ। लेकिन अगर मैं इसका प्लूरल बनाने की कोशिश करूं मनीज, तो ध्यान से समझना, कोई भी कंपनी जब इस्टेब्लिश होती है तो कंपनी अपने एसेट्स दिखाती है और उन एसेट्स में मनीज को भी मेंशन करती है। मनीज वो चीजें हैं जो मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जिन्हें एक कंपनी जब चाहे बेचकर उससे पैसा कमा सकती है या पैसे में उस चीज को कन्वर्ट कर सकती है। लिक्विडिटी भी इसे हम कह देते हैं। तो मनीज का इनफैक्ट मीनिंग होता है एसेट। ठीक है जी, यानी कि जिन चीजों को बेचकर कन्वर्ट किया जा सकता है पैसे में, वो मनीज है। आप लोगों को ये चीज लिखी हुई मिलती है MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कंपनी जब स्टैब्लिश होती है उसमें ये यूज होता है, हमारी आम बातचीत की भाषा में इसका यूज नहीं है। आयरन, बेसिकली बच्चों की मेटल है, लेकिन अगर मैं आयरन का प्लूरल बनाऊं तो मेटल, देखो मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं बनता, फिर भी प्लूरल बनाऊं तो चेन। या फिर अगर हम कहें फैटर्स, बेड़ियां जिससे कैदियों को बांधा जाता है। अगर मैं लिखने की कोशिश करूं गोल्ड एक मेटल है दोस्तों, लेकिन अगर मैं गोल्ड का प्लूरल बनाऊं गोल्ड्स, तो बेसिकली ये हो गई आप लोगों के मेडल। ठीक है जी। जैसे अगर मैं बात करने की कोशिश करूं, वो कौन सी हमारी एथलीट है जिसने अभी तक 6 गोल्ड्स जीते हैं, मेडल जीते हैं, शायद आप उनका नाम जानते हैं। फाइन। तो ऐसे ऐसे शब्दों के अर्थ हम लोग बदलने की कोशिश करते हैं जिनका प्लूरल। अच्छा देखो, प्यारा सा एक शब्द लिखा मैंने, एडवाइस। एडवाइस का मतलब होता है जी काउंसलिंग, सलाह। अगर मैं एडवाइस का प्लूरल बना देता हूं और मैंने आपके सामने लिख दिया एडवाइसेस, तो एडवाइसेस का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, तो इनके अर्थ बदलते जाते हैं जैसे जैसे आप प्लूरल बनाते हैं। एक प्यारा सा शब्द मैंने आपके लिए लिखा, वर्क का मतलब होता है जी टास्क। अगर टास्क ना समझ में आए तो ड्यूरेशन ऑफ टास्क, ये हमेशा यूनिट में होता है। मैथ्स में आपको टाइम एंड वर्क पढ़ाया हुआ है किसी टीचर ने। अगर वर्क का मैं प्लूरल बनाता हूं तो इसके 2 अर्थ निकलते हैं। एक, हम कहने की कोशिश करें वो चीज जो रिपेयर या मेंटेनेंस मांगती है, रिपेयर या मेंटेनेंस जो चीज मांगती है, ठीक है ना। जैसे आप कोई भी कमरा, कोई भी रूम, घर खरीदते हैं तो इट हैज अ लॉट ऑफ वर्क्स। और इस वर्क्स का देखो, इसी की अगर फुल फॉर्म में जानना चाहूं तो PWD का नाम सुना होगा आप लोगों ने, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। इसी का एक अर्थ और निकलता है जिसे हम कहते हैं लिटरेरी राइटिंग, साहित्य। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल लिखने की कोशिश करूं, शेक्सपियर्स वर्क्स, तो शेक्सपियर ने जो भी साहित्यिक रचनाएं लिखी हैं वो सारी की सारी इसमें इंक्लूड हमने की। फाइन। एक शब्द मैंने आपके सामने लिखा, वर्ड के 2 मीनिंग होते हैं बच्चों। एक वर्ड का मतलब होता है प्रॉमिस। जैसे आपने कहा आई मस्ट कीप माई वर्ड, ठीक है जी, मतलब मैं अपनी बात को रखूं, वचन को रखूं। वर्ड का एक और मतलब होता है दोस्तों जिसे हम कहते हैं डिस्कशन। ठीक है, आप किसी इंसान के सामने कहते हो आई वॉन्ट टू हैव अ वर्ड विद यू, मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाहता हूं। ठीक है जी, फाइन। अच्छा, इसी वर्ड को अगर मैं प्लूरलाइज करना चाहूं तो वर्ड्स का मतलब होता है मैसेज। जैसे आपने कहा कन्वे माई वर्ड्स टू हिम, उस तक मेरा संदेश पहुंचाना। फाइन। इसी से जुड़े 2 शब्दों पर और मैं काम करता हूं। एक हुआ रिस्पेक्ट और एक शब्द हुआ रिस्पेक्ट्स। जब रिस्पेक्ट की हम बात करते हैं तो ये हुआ दोस्तों ऑनर, किसी की इज्जत या सम्मान। ठीक है ना जी, फाइन।
और अगर रिस्पेक्ट्स की हम बात करते हैं तो रिस्पेक्ट्स का मतलब हुआ कॉम्प्लीमेंट्स, बधाइयां आप देते हैं किसी को। फाइन। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में इन दोनों शब्दों की मैं बात करूं तो कन्वे माई रिस्पेक्ट या रिस्पेक्ट्स टू हिम, तो जो आप कन्वे करते हैं वो बधाइयां कन्वे करते हैं, किसी को इज्जत नहीं कन्वे कर सकते। फाइन। कन्वे माई रिस्पेक्ट्स टू हिम। अब इस रिस्पेक्ट्स का मतलब इनफैक्ट क्या हुआ, ठीक है जी, एक बार इन शब्दों को पहले देख लीजिएगा फिर आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, ऐसे ही और भी कई सारे शब्द हैं जिनको धीरे धीरे हम लोग समझना सीखना शुरू करते हैं। ऐसे कई सारे शब्द हैं जिनके अर्थ एक से ज्यादा निकलते हैं। कलर को अगर हम समझने का काम करें तो इसका अर्थ है ह्यू, जिसे आप हिंदी में कहते हैं रंग। हिंदी पर आप हैंडीकैप होते हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल पर हिंदी मदद नहीं करती, आपको उलझा देती है। हिंदी को याद नहीं करना, मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं। फाइन। अब अगर मैं इसी की बात करना चाहूंगा कलर्स, तो कलर्स का मतलब ह्यूज तो होगा ही, लेकिन इसका एक और अर्थ हुआ फ्लैग। क्या कहा, ठीक है ना जी। अगर मैं कहने की कोशिश करूं दे रेज्ड द कलर्स, ठीक है जी, इसका मतलब झंडा ऊंचा किया। फाइन। फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो फोर्स का मतलब होता है बच्चों स्ट्रेंथ, ठीक है, लेकिन अगर हम फोर्स के साथ ईएस जोड़ देते हैं तो इसका मतलब हो गया आर्मी। फाइन। एक शब्द लिखा मैंने कस्टम, ठीक है जी। कस्टम की अगर हम बात करते हैं तो कस्टम को फिलहाल के लिए अगर मैं कहूं तो कन्वेंशन मैंने एक नाम से जोड़ दिया, ठीक है जी। कस्टम का मतलब क्या होता है, हैबिट, रूटीन, कन्वेंशन, कुछ भी हमने इसके साथ अर्थ जोड़ दिया। लेकिन दोस्तों अगर कस्टम्स की हम बात करते हैं तो कस्टम्स का मतलब होता है एक तरह का टैक्स, एक्साइज एंड कस्टम्स ड्यूटी। रिटर्न, रिटर्न का मतलब हुआ टू कम बैक, जब आप वापस आने की बात करते हैं। लेकिन अगर रिटर्न की बात हम एस के साथ जोड़ते हैं नाउन बनाकर, रिटर्न्स, ये भी अपने आप में एक टैक्स है, जो इनकम टैक्स आपका दिया जाता है। कस्टम्स होता है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पर, कोई चीज आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं तो उस पर कस्टम्स दिया जाता है, और ये रिटर्न्स आपकी टैक्स है। जैसे भी 31 अगस्त लास्ट डेट थी। जैसे एक और शब्द में लेके चल लेता हूं, पर्सन। पर्सन एक शब्द की अगर मैं बात करूं तो ये सिंगुलर की तरीके से भी यूज हो सकता है पर्सन, और आप चाहें तो इसको प्लूरल की तरह भी यूज कर सकते हैं पर्सन्स, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं मेरे भाई पीपल की, तो ये सिर्फ और सिर्फ यूज होता है प्लूरल की तरह से, ठीक है ना जी। बहुत सारे लोग। अब देखो बच्चों, ये है ही अपने आप में प्लूरल, लेकिन सवाल उठता है इस तरीके से, आ पीपल। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी प्लूरल शब्द के साथ आर्टिकल ए लगाने से कोई फर्क पड़ेगा? सर, इसका अर्थ पूरी तरह बदल गया, और इसका अर्थ तैयार हुआ अ नेशन। अगर मैं इसका प्लूरल बनाने की कोशिश करूं पीपल्स, तो इसका अर्थ तैयार होता है नेशंस, ठीक है बच्चों, इसका अर्थ बदल गया, नेशंस बनता है। फाइन। अच्छा देखो, ऐसे कई और भी सारे शब्द हैं। मैंने आपके सामने लिखा अथॉरिटी। अथॉरिटी की अगर मैं बात करना चाहूं तो अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, ठीक है। और अगर अथॉरिटी के मैं प्लूरल बनाने की बात करूं अथॉरिटीज, तो इस अथॉरिटीज का मतलब अगर हम समझें तो अथॉरिटीज का मतलब वो लोग, पर्सन्स हु यूज द पावर। पावर का मतलब डिपार्टमेंट अगर मैं कह देता हूं तो पर्सन्स हु सिट इन द डिपार्टमेंट। फाइन। जैसे दिल्ली ट्रैफिक पुलिस इज एन अथॉरिटी, अथॉरिटी।
और पुलिसमैन आर द अथॉरिटीज। ठीक है बच्चों। और भी कई सारे शब्द ऐसे ही हो सकते हैं, जैसे अगर मैं कहना चाहूं एक शब्द आर्म। आर्म बेसिकली आपके हाथ या पैर हुए आर्म, लिम्ब कहते हैं, दिस इज अपर लिम्ब, पैरों को लोअर लिम्ब कहते हैं। फाइन। और अगर मैं इसका प्लूरल बना देता हूं आर्म्स, तो इसका मतलब तैयार हुआ वेपन्स। ठीक है जी। जैसे अभी आपका पड़ोसी मुल्क जो है वो काफी सारे वेपन्स पर काम कर रहा है। ठीक है। और काफी सारे वेपन्स की अगर बात करता है तो वेपन्स आर्म्स को कहते हैं। ठीक है ना। इंडियन आर्म्स एक्ट सुना होगा आप लोगों ने। तो ऐसे और भी हम लोग शब्दों की अगर बात करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे एयर। एयर को हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। और अगर इसी का हम प्लूरल बनाने की कोशिश करें तो इसका अर्थ निकलता है प्राउड बिहेवियर। प्राउड बिहेवियर का मतलब होता है अकड़ में चलना। ठीक है। जिसे हम कहते हैं प्राउड बिहेवियर, अकड़ में चलना, या फिर हम किसे कहें गर्व भरा व्यवहार कहते हैं जिसे, है। अब देखो इसी से जुड़े और भी शब्द हैं। अगर मैं कहने की कोशिश करूं ब्रीज। ठीक है जी। तो ब्रीज अगर हम कहने की कोशिश करें तो इसे हम लोग कहते हैं मूविंग एयर। ठीक है। फाइन। हाँ ना। अच्छा, इससे थोड़ी अगर तेज हम कहें विंड बनती है, और ये हुआ हमारे पास स्ट्रोंग ब्रीज, जब हवा और तेज चलने लग जाए। और अगर इससे भी तेज हो जाए तो इसके लिए नाम होता है स्टॉर्म। तो इसका मतलब ये हो गया आपकी स्ट्रोंग विंड। एक शब्द और है, हमने लिखा गस्ट। इसे हम कहते हैं सडन ब्लो ऑफ एयर। ठीक है जी। एकदम से जो हवा चलती है, झोंका हिंदी में आप इसे कहते हैं। इज माई पॉइंट क्लियर? तो ये छोटे छोटे शब्द हैं जिनका प्लूरल अगर हम बनाने की कोशिश करते हैं तो इनके अर्थ बदल जाते हैं। फाइन। इशू, प्रॉब्लम को कहते हैं बच्चों इश्यूज, चिल्ड्रन। छोटे छोटे शब्द हैं, अगर प्लूरल हम बनाने की कोशिश करें तो इनके अर्थ बदल जाते हैं। और अगर हम इनके अर्थ बदलते हैं तो सर ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के कोडिंग फंक्शन बदलते हैं। मुझे लगता है यहां तक की बातचीत एक बार आपको देख लेनी चाहिए, उसके बाद हम थोड़ा चलेंगे आगे। तो दोस्तों, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल बनाने का क्या फर्क पड़ा, उसका मूल अर्थ, बेसिक मीनिंग पूरी तरीके से बदल जाता है। ठीक है। और इसका पूरा अर्थ जो बेसिक मीनिंग बदलने का काम है, ये कई बार एग्जामिनेशन हमें पूछने के लिए, परेशान करने के लिए तैयार रखता है। नाउन बहुत सारे आधार तैयार करता है, नाउन के कई सारे आधार पर हम लोग काम करते हैं। ठीक है। कैसे कैसे ये काम करती है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। नाउन के इस अनकाउंटेबल बिहेवियर के बाद एक अगली चीज को हम लोग लेकर चलना चाहेंगे, एंड दैट थिंग इज कॉल्ड, नाउन का एक नेक्स्ट लेवल है जिसे हम लोग कहने की कोशिश करते हैं स्लैंग। एक एक दायरे को कवर करता हूं। बेसिकली ये वीक एरर्स में आता है। क्या लिखा बच्चों? स्लैंग। स्लैंग की अगर हम बात करते हैं तो स्लैंग होता क्या है? स्लैंग होता क्या है? आपके अगर डाउट्स हैं जो सिर्फ मुझसे ही जुड़े रहने हैं तो उन डाउट्स के लिए जस्ट अ मिनट प्लीज। अगर हम स्लैंग की बात करते हैं तो स्लैंग की बात अगर हम करें तो ये अपने आप में एक वीक एरर है। हम चाहे तो इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन एरर एरर होता है। ठीक है ना जी। पेपर का लेवल नहीं होता, कोई भी पेपर का लेवल आपके पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बदलता है। ठीक है। आओ समझते हैं। स्लैंग अगर हम कहने की कोशिश करें तो इसे हम लोग कहते हैं नॉन डिक्शनरी यूज ऑफ अ वर्ड। अगर आप इसे सर्च करने की कोशिश करोगे तो सर्च करते वक्त आपको इसका अर्थ मिलेगा एब्यूजिव यूज ऑफ लैंग्वेज। एब्यूजिव यूज ऑफ अ लैंग्वेज।
अगर आप इसे थोड़ा ध्यान से समझें तो एब का मतलब होता है बैड और यूजिव का मतलब हुआ यूज ऑफ। ठीक है जी। भाषा का एक ऐसा अर्थ निकालना या भाषा का ऐसा प्रयोग करना कि डिक्शनरी तो कुछ कहती है और हम अपने अर्थ उसके अलावा बनाते हैं। कैसे, आप थोड़ा ध्यान से हैं। जैसे आप कभी कभी किसी इंसान को कहने की कोशिश करते हो गो टू हेल, क्या लिखने की कहने की कोशिश करते हो, गो टू हेल। अगर मैं इस हेल को समझने की कोशिश करूं तो बच्चों हेल नाम की कोई जगह है ही नहीं। टू बी वेरी फ्रैंक, हेल नाम की कोई चीज है ही नहीं, हेल नाम की कोई जगह भी नहीं है। अगर कोई इंसान आपसे सामने से पूछ ले कि भैया मुझे एड्रेस पता, मैं जा रहा हूं, तो आपको इसका मीनिंग नहीं पता है ना। शब्दों के अकॉर्डिंग तो ये नर्क हुआ, लेकिन बोल रहे हैं हम अपनी फ्रस्ट्रेशन रिलीज करने के लिए। क्या रिलीज करने के लिए? फ्रस्ट्रेशन, या फिर अगर मैं कहना चाहूं तो एंगर। कभी कभी आप इसी को ऐसे भी कहने की कोशिश करते हो, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, बोलते हो। जब इस सवाल की बात आप करते हैं व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां नर्क नहीं चल रहा, ये भी आप लोगों के सामने जो कह रहा है फ्रस्ट्रेशन या एंगर। ठीक है जी। आप अगर सेंटेंस कहते हैं मीट माई आंटी, ये शब्द अपने आप में बिल्कुल नॉनसेंस तैयार हुआ। आंट कहने से ही वो इंसान आपकी चाची है या फिर वो आपकी मामी है, तो वाई लगाने से फेमिनिस्ट ना बने, ठीक है जी, की जरूरत नहीं है। आप कभी कभी क्लासरूम के बाद कभी कभी स्टूडेंट से स्कूल लेवल पर मांगते थे आई वॉन्ट योर कॉपी। अब कॉपी का मतलब तो ये हुआ कि मुझे आपका क्लोन चाहिए, आपकी नकल चाहिए, जबकि आप नकल की बात नहीं कर रहे। कॉपी ना कहकर इसके लिए एक्चुअल में हम कहना चाहें तो ये हुआ आपका नोटबुक। शब्द डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कुछ और हैं, हम बोलचाल की वजह से कुछ और यूज कर रहे हैं। कई सारे शब्द हैं, जैसे अगर हम कहने की कोशिश करते हैं ही इज आर इंग्लिश टीचर, सर बिल्कुल गलत है। मैं अगर आपके सामने एक छोटी सी बात कहना चाहूं और मैंने आपके सामने कहा चाइनीज बैंक, या फिर मैंने आपके सामने कहा अमेरिकन टॉयज, तो वो टॉयज जो किसने मैन्युफैक्चर किए? अमेरिका ने। सर वो बैंक जो कौन ऑपरेट कर रहा है? चाइना। तो ये तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन सर वो टीचर जिसे किसने बनाया? इंग्लिश ने। बिल्कुल गलत। किसी इंग्लिश ने किसी टीचर को नहीं बनाया, वो इंसान एक टीचर है, और टीचर किस चीज का हुआ भाई? इंग्लिश। तो ये हुई गलत और सही का फर्क। ये स्लैंग है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इनका नॉनसेंस बनाया मीनिंग, ठीक है। बहुत सारे ऐसे और भी शब्द हो सकते हैं, जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करूं, एक फिल्म देखी थी मैंने कई साल पहले, कुछ कुछ होता है। राहुल इज अ चीटर, ये बदतमीज। चीट होना ही अपने आप में धोखेबाज हुआ, चीटर कहने से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? बहुत सारे शब्द हम ऐसे बोलने की कोशिश करते हैं, जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करूं आई सॉ अ शॉपलिफ्टर, गलत जा रहे हो सर। शॉपलिफ्ट ही हम उस इंसान को कहते हैं जो दुकानों से सामान चुराता है, ईआर लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही हमारे सामने एक शब्द और हुआ, पिक पॉकेट। ये वो इंसान है जो जेब काटता है, इसके साथ ईआर लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट सर? दुनिया भर के ऐसे नॉन स्टैंडर्ड यूज है हमारी लैंग्वेज में। जैसे अगर मैं कहता हूं शी इज एन एस जर्नलिस्ट, कुछ गड़बड़ हुई? आप अगर इस एस को ध्यान से देखें तो एस बेसिकली एक ताश का पत्ता है, इक्का बोलते हैं, ठीक है। एस होने से कोई इंसान इक्का थोड़ी हो गया भाई साहब। हम जिसकी बात कर रहे हैं, जिस सेंस में बात कर रहे हैं, वो बेसिकली एमिनेंट बताने की कोशिश हुई। यू गॉट माई पॉइंट और नोट सर? ऐसे शब्द हमारे स्लैंग कहलाते हैं। फाइन। आम बातचीत में हम लोग ऐसे शब्दों को जरूर बोलने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं गोपाल वर्मा सर कैसे पढ़ाते हैं, तो आपके जवाब बड़े खतरनाक हो सकते हैं। कहते सर धांसू पढ़ाते हैं। हमारे मैथ्स के बहुत अच्छे टीचर हैं गगन प्रताप सर, वो पढ़ाते हैं, कहते कतई जहर सवाल लाया हूं। अब जहर का डिक्शनरी में क्या मीनिंग है, डिक्शनरी में क्या मीनिंग है और हम उसका क्या मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, दोनों बातों में फर्क है। कतई जहर सवाल, कतई जहरीले सवाल। भाई साहब अगर सच में जहर ला दिया जाए तो पी लोगे? लेकिन बातचीत के वक्त हम ऐसे शब्द यूज करते हैं। कुछ दिनों पहले गाना देखा था मैंने, सुना था, ब्लू आईज हिप्नोटाइज तेरी हर दिए मैनू, आई स्वेयर
बॉम्ब लगदी मैनू। बॉम्ब मैंने देखा डिक्शनरी में, बॉम्ब एक एक्सप्लोसिव टीएनटी आइटम होता है, लगाओ धूम उड़ जाता है, हाँ ना। लेकिन जब गाना देखा मुझे कहीं बॉम्ब नजर नहीं आया, राइट। हाँ जी, एक गाना तुसी सुने होगे, वो गाना सी पटोला लगदे चुन्नी काले रंग दी, ओ बेटे मजा आ रहा है। पटोला, मैंने सोचा पटोला कोई ट्रक ट्रोला नई चीज आ गई मार्केट में है, लेकिन पटोला नाम का शब्द मैंने ढूंढा, मुझे मिला ही नहीं। बाद में किसी ने मुझे बताया पटोला तेरे यार दा वखरा स्वैगनी, सुने तेनू, ऐसे ऐसे गाने सुने। स्वैग का मतलब क्या होता है? स्वैग हम उस इंसान को कहते हैं जो अपनी डींगे हाँकता है, लेकिन स्वैग का उस गाने के अंदर कुछ और ही अर्थ है, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, ठीक। ऐसे सारे के सारे शब्द लेडीज एंड जेंटलमैन स्लैंग आते हैं जिनका नॉन डिक्शनरी यूज होता है। एक बार इसे देख लें फिर चलते हैं आगे। चलिए दोस्तों, स्लैंग के बाद थोड़ी सी आगे चलते हैं बातचीत को लेकर। जिन बच्चों को अपने फोन में रेजोल्यूशन की प्रॉब्लम आ रही है, जिन्हें ब्लू मार्कर अगर नजर नहीं आ रहा है, तो प्लीज अपने फोन के रेजोल्यूशन को थोड़ा सा ठीक कर लें, क्योंकि बाकी किसी भी स्टूडेंट के फोन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हर एक मार्कर बिल्कुल अलग तरीके से नजर आता है। तो दोस्तों, मैं अलग मार्कर इसलिए यूज करता हूं, तो कभी कभी क्या होता है कि आप लोगों को इंस्टेंटली वो पॉइंट स्ट्राइक हो जाता है जो मैं आपको सामने रखना चाहता हूं, और वो बात अगर आपके तुरंत स्ट्राइक हो जाए तो बहुत ही बेहतरीन चीज हो जाती है। उससे क्या होता है कि हम लोगों के दिमाग में वो परमानेंट बच जाता है। फाइन, नाउन की वोकैबुलरी से एक अगली चीज को मैं जोड़ना चाहूंगा, और दोस्तों इसे हम लोग कहते हैं, चलिए ब्लू से ही लिखूंगा, दोस्तों इसे हम कहते हैं सुपरफ्लॉस एक्सप्रेशन। सुपरफ्लॉस एक्सप्रेशन का अर्थ क्या हुआ? जब हम शब्दों की बात करते हैं, तो जैसे अगर मैं आपको कहूं कि भैया मुझे गीला पानी पिलाओ, अगर मैं कहता हूं मुझे गीला पानी पिलाओ, तो आप कहोगे सर पानी गीला ही होता है, पीने की जरूरत क्या है? जैसे अगर मैं आप लोगों को कहूं कि दोपहर का समय, और मैं आपको अगर कहूं कि भैया आज धूप कितनी गर्म है, तो आप कहोगे सर धूप गर्म ही होती है, ठंडे आप पड़ गए हो, है ना। तो सुपरफ्लॉस एक्सप्रेशन की अगर हम बात करते हैं, तो इसे हम कहते हैं मोर देन रिक्वायर्ड वर्ड्स। आवश्यकता से अधिक शब्दों का अगर हम प्रयोग करते हैं तो ये सुपरफ्लॉस एक्सप्रेशन हो सकते हैं। जैसे कई सारे ऐसे शब्द हैं, अगर मैं आप लोगों को कहूं कि आई वॉन्ट अ फ्री गिफ्ट, कहना ठीक होगा? अरे भाई आप कहोगे गिफ्ट है तो सर फ्री ही तो होगा, गिफ्ट के कौन सर पैसे देता है? कि मैं आपको अगर कोई गिफ्ट दूंगा तो वो फ्री ही तो होगा, सर फ्री की जरूरत ही नहीं है। हमें इंटरनेट साइट्स पर लिखा हुआ मिलता है लेटेस्ट अपडेट, अपडेट होता ही लेटेस्ट है, लेटेस्ट कहने की जरूरत नहीं है। गॉट माय पॉइंट? अगर देखो कोई भी टीचर पढ़ाता है और कहता है देखो बच्चों ये रेगुलर सीरीज है, तो अगर ध्यान से देखेंगे आप लोग तो सीरीज होती ही रेगुलर है, रेगुलर लिखने कहने की जरूरत नहीं है। हम लोग लिखा हुआ देखते हैं सेम, आइडेंटिकल। अब जो चीज आइडेंटिकल है वो होती ही सेम है, तो सेम अलग से कहने की जरूरत हमें नहीं है। सेम आइडेंटिकल का मतलब ही एक ही हुआ। अगर मैं कहने की कोशिश करूं कि भैया ये हमारे यहां पर रेगुलर कस्टम है, गड़बड़ हो गई भाई साहब। कस्टम जिसे मैं कहना चाहता हूं वो होता ही अपने आप में रेगुलर है, इसको अलग से रेगुलर बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करता हूं, मान लीजिए ये एक यूजुअल ट्रेंड है,
देखो बच्चों, जो चीज ट्रेंड में है वो होती ही यूजुअल है, इसको अलग से यूजुअल बनाकर कहने से कोई खासा फर्क नहीं है। हमें पेपर में लिखा हुआ मिलता है, ये एक पास्ट हिस्ट्री है। प्रेजेंट या फ्यूचर हिस्ट्री है कोई नहीं, पास्ट हिस्ट्री, हिस्ट्री होती ही पास्ट है। फाइन। अगर मैं कहने की कोशिश करूं आपके सामने अनइंटेंशनल मिस्टेक, जरा सोच के बताओ इसमें क्या गड़बड़ हुई। क्या कोई इंसान मिस्टेक होती है अपने आप में अनइंटेंशनल है। अगर मैं कहने की कोशिश करूं अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज। अब जब आप सरप्राइज की बात करते हो तो सरप्राइज होता ही अपने आप में अनएक्सपेक्टेड है, किसी के लिए एक्सपेक्टेड नहीं होता सरप्राइज। फाइन। ऐसे कई सारे शब्द हो सकते हैं, जैसे पेपर हमें लिखकर देता है पोस्टपोन अनटिल लेटर। देखो ध्यान से गड़बड़ क्या हुई। किसी भी चीज को अगर पोस्टपोन आप कर रहे हो तो पोस्टपोन का मतलब वर्तमान समय से आगे लेकर जाने की कोशिश कर रहे हो, तो जब आगे जा ही रहे हो तो लेटर शब्द की लिखने की जरूरत ही नहीं है ना। ऐसे कई सारे और भी शब्द हो सकते हैं, जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करूं मैंने कहा कभी कभी स्टूडेंट्स पूछते हैं मे आई आस्क अ क्वेश्चन। बच्चा पूछने की कोशिश करता है मे आई आस्क अ क्वेश्चन। अब अगर ध्यान से समझने की कोशिश करें तो जो भी चीज आप पूछने की कोशिश करोगे वो पूछे जाने वाली बात सवाल ही तो है, तो यहां पर अ क्वेश्चन कहने की हमें जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये सारे हमारे सामने सुपरफ्लूअस हुआ। ठीक है, जैसे अगर हम लोग कभी कभी लिखा हुआ देखते हैं एग्जामिनेशन में फाइनल डेस्टिनेशन, जब फाइनल डेस्टिनेशन की हम बात करते हैं तो डेस्टिनेशन होता ही फाइनल है। फाइनल लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जगह जहां आपको आखिर में पहुंचना है। फाइन। इसी जैसा हमें लिखा हुआ मिलता है फाइनल कंक्लूजन। लो जी, फिर से गड़बड़ हुई बच्चों, कंक्लूजन होता ही फाइनल है, फाइनल कहने का कोई सार नहीं है। यू गॉट माई पॉइंट। आप कभी कभी शॉपिंग करते हो, कोई चीज खरीदने से पहले आप सामने वाले से पूछते हो भैया रफ एस्टिमेट बता दो। बच्चों एस्टिमेट होता ही रफ है, एस्टिमेट कभी एग्जैक्ट नहीं होता। ठीक है ना जी। तो ये सारे के सारे हमारी कैटेगरी के, इससे दुनिया भर के एग्जांपल्स हो सकते हैं, सुपरफ्लूअस एक्सप्रेशन माने जाते हैं। यू गॉट माय पॉइंट। तो मोर देन रिक्वायर्ड वर्ड्स की हम बात करते हैं। क्लियर है। तो पहले एक बार इस बातचीत को थोड़ा सा ध्यान से यहां तक देखें, फिर थोड़ा सा चलते हैं चीजों को लेकर आगे। दोस्तों सभी के मैं अब थोड़ा सा कमेंट्स पर ध्यान दे रहा हूं, जिसको जो जो कमेंट लिखना है लेडीज एंड जेंटलमैन आ जाओ फटाफट से। ये जो मूर्ख लोग हैं ये लिखते रहते हैं बीच बीच में, और मुझे लगता है आप लोगों के प्रियांशु पूछ रहा है सर एक बात बताइए, आप में इतनी एनर्जी आती कहाँ से है। ये सब आपके ही जादू हैं, ये आप ही के असर हैं जो मुझे थकान महसूस नहीं होती। यू वोंट बिलीव मेरे पैर कांप रहे हैं और बुखार से शरीर तप रहा है। फाइन, पर फिर भी हिम्मत है। क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं मेरे बच्चे। हिम्मत फिर भी इतनी है कि मेरे दोस्तों के लिए जी जान से मेहनत करने का मन करता है।
चलिए आज मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, क्लास में आगे भी हम चलेंगे थोड़ी देर के लिए भी। तो फटाफट से, फाइनल डेस्टिनेशन मूवी का नाम गलत है क्या? फाइनल डेस्टिनेशन मूवी का मतलब डेथ है, वो एक इडियम है अपने आप में। गुरुजी एंटरटेन भी जरूरी है। थैंक यू चंदन सिंह सर, हिंदी तो बताएं प्लीज। जय बेटा, आप कॉम्पिटिटिव लेवल पर तैयारी करना छोड़ दें, आप हिंदी की व्याकरण पढ़ें, ठीक है? आप हिंदी की बात करें, हिंदी सीखें बेटा, इंग्लिश में मत सीखो। किसी बुक पर जाने की जरूरत नहीं है। रेगुलर कस्टमर, अरे गधे, यहाँ रेगुलर कस्टम लिखा है, कस्टमर दिखाई दे रहा है क्या तुम्हें? कौन सा नशा करते हो भाई? टुडे यू आर टीचिंग टू फास्ट, सैल्यूट यू सर। सो नाइस ऑफ सौरभ साहब, पहले ये कर लो, ये वो कैब ही चल रही है यहाँ पर नाउन में, अगर आपको ठीक से नहीं समझ में आता है। जी जितेश साहब। कमलेश जी कहते हैं सर आपकी हैंडराइटिंग थोड़ी कम समझ में आती है, बड़े दुख की बात है, अफसोस है मुझे इस बात का। इस बात के लिए हम लोकसभा में आवाज उठाएंगे, इस बात की हम कड़ी निंदा करते हैं। सर आपसे एक बात कहनी, आप बहुत अच्छा टीचर हो, थैंक यू सो मच जेंटलमैन। पासिंग मार्क्स और ड्रेसिंग सेंस दोनों गलत हैं। पास मार्क्स और ड्रेस सेंस बेटा वर्ब एडवांस में सीखेंगे, चिंता ना करो, ये इनके रीजंस हैं सभी, आगे हमें समझ में आएगा। सर इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा? तोते के ऊपर बैठ के आएगा क्वेश्चन, इनके ऊपर ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा, सेंटेंस में लिखा हुआ मिलेगा, क्यों परेशान होते हैं? लेटेस्ट हिस्ट्री हो सकती है क्या? वाह बेटे वाह, वाह बेटे वाह, मुझे थोड़ा जहर पिला दो। अरे वाह वाह वाह, अलग से होगी वो, अरे करेंगे, वो कैब करेंगे। हैंड राइटिंग इज परफेक्टली गुड, थैंक यू सो मच दीपक, थैंक यू सो मच जितेश। वो कैब लिस्ट अपडेट डेली कीजिए, बिल्कुल ठीक है, आपके ग्रुप में वो कैब अपडेट होती रहेगी। अभी आपने हमको हिप्नोटाइज कर लिया है, ब्लू आइज हिप्नोटाइज तेरी कर दिए मैंने। अभी आपने कहाँ भागा अपने आप? हाँ, आपका तबीयत बहुत खराब है बच्चे, अभी आपने हमको हिप्नोटाइज कर लिया। इम्पैक्टफुल स्पीच सर, सैल्यूट यू, सो नाइस ऑफ यू सनी। राधे राधे सर, राइटिंग समझ में आता है। नहीं, कुछ मूर्खों के ना, कुछ लोगों को आदत होती है कि उनके मन में ये होता है कि कुछ ना कुछ लिखना है, कुछ ना कुछ लिखने में कुछ भी लिख देते हैं कि मेरे कमरे में 3 छिपकली लड़ रही है, क्या करूं सर? उनको प्यार दो, उनको लेके और उनको प्यार दो बेटे, आपकी वजह से इंग्लिश में फेथ हुआ है, डोंट वरी अबाउट दैट माय सन। बिल्कुल प्रिंस साहब, 200 में से 200 ला सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू सो मच जतिन साहब। संदीप आप रोहतक से हैं, वेरी गुड। ये कौन? आनंद साहब लव यू कह रहे हैं। मुझे नींद आ रही है सर। आनंद, ये कौन है? मुझे नींद आ रही है। दिखाएं जरा, वीडियो क्वालिटी अच्छी आ रही है या नहीं? मैं वीडियो क्वालिटी देख पा रहा हूँ, वीडियो क्वालिटी, हमारी टेक्निकल टीम बिल्कुल एक्टिव है और बहुत अच्छी वीडियो क्वालिटी है, और वीडियो क्वालिटी के साथ साथ आवाज भी बहुत खूबसूरत है। सर आनंद, ये कौन है? मुझे नींद आ रही है। बहुत अच्छे इंसान है सर। थैंक यू सो मच सर। आप थैंक यू, मजा आ गया रियली सर। तो खैर, मैं तो आज थोड़ा सा इसलिए रुक गया था कि चलो अपने दोस्तों के दुख सुख पूछ लेते हैं। अरे सूरज बेटा, आराम से लिखते ही रहना, समझने का समय है हमारे पास, लिखते ही रहो, क्या दिक्कत है? अब लिखना, मेरी वीडियो खत्म होगी, मेरी क्लास आज मैं यहीं तक लेके चलूंगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।